हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन द टॉपिक बजट एंड बजटरी कंट्रोल। एंड आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बजट। वैसे लास्ट लेक्चर में हमने बजट एंड बजटरी कंट्रोल का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था। हमने देखा था बजट क्या होता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, बजटिंग क्या है, बजटरी कंट्रोल क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, एडवांटेज, लिमिटेशन, ये सारे ही टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। ठीक है, वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा लास्ट लेक्चर देख लिया होगा। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ बजट डिस्कस करने वाले हैं। ये जो स्लाइड है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाई थी। हमें इतने टाइप के बजट पढ़ने हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, बजट को अगर टाइम के बेसिस पे डिवाइड करें तो 4 टाइप के बजट होते हैं। बजट को अगर फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड करें तो 2 टाइप के बजट होते हैं। बजट को अगर फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड करें तो कुछ बेसिक 11 टाइप के बजट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे केवल 7 टाइप के बजट लिखे हैं, बाकी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं पूरे। तो ये 11 टाइप के बजट्स हैं जो फंक्शनल बजट में आते हैं। ठीक है, ये बेसिक है। तो ये बेसिक 11 टाइप के बजट हैं जो फंक्शनल बजट में आते हैं, जो हमें आज के लेक्चर में पढ़ने हैं। सेल्स बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, रॉ मटेरियल बजट, परचेज बजट, लेबर बजट, प्रोडक्शन ओवरहेड बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट एंड कैश बजट। राइट। वैसे ये जो इतनी लंबी लिस्ट है बजट्स की, इन्हें देख के घबराइएगा नहीं। अभी जब मैं बताऊंगी ना तो जैसा इनका नाम है, इन बजट्स का जैसा नाम है वैसा ही फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है इनको समझना। ठीक है, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और कहना चाह रही थी कि इन दिनों मैं कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रही हूँ जो कुछ छूट गए थे। ठीक है, तो एमसीक्यू सीरीज को अभी मैंने स्टॉप किया हुआ है। उसमें मैंने अराउंड 700 क्वेश्चन ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एफएम, इन पे अराउंड 700 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिनको मैंने शायद 29 या 30 वीडियोस में अपलोड किया है। ठीक है, आप जाके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बट अभी मैं चाहती हूँ कि पहले कुछ जो बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको मैं पढ़ा दूं, और उसके बाद मैं वापस फिर से एमसीक्यू सीरीज पर आऊंगी। तो एमसीक्यू के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। राइट। तब तक जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक अपलोड कर रही हूँ तब तक आप वो पढ़िए। ठीक है, और एक बात और कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। क्योंकि आपको मेरे चैनल पे कॉमर्स स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एफएम, इको, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, इन सब्जेक्ट की सीक्वेंस में लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है। तो जरूर एक बार मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। राइट, तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी, ये सारे बजट हमें आज के लेक्चर में पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस कि बजट को टाइम के अकॉर्डिंग जब डिवाइड किया जाए तो बजट होते हैं 4 टाइप के: लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट, करंट बजट एंड रोलिंग बजट। तो चलिए पहले इसके बारे में जानते हैं। अच्छा, वैसे बजट तो मैंने लास्ट टाइम पे बता दिया था। बजट क्या होता है? बजट इज प्लान। बजट इज प्लानिंग फॉर द डेफिनेट फ्यूचर पीरियड, आगे डेफिनेट फ्यूचर पीरियड के लिए जो प्लानिंग की जाती है। बट ये जो प्लानिंग की जाती है ना, दिस इज एन मॉनेटरी टर्म। ये मॉनेटरी टर्म में या क्वांटिटेटिव टर्म में जो प्लानिंग की जाती है दैट इज कॉल्ड बजट, इसको बजट कहते हैं। ठीक है, अब बजट को अगर टाइम के बेसिस पे डिवाइड करें तो 4 टाइप के बजट होता है। पहला क्या है? लॉन्ग टर्म बजट। लॉन्ग टर्म बजट मतलब वो बजट जो डिजाइन किया जाता है फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी 5 साल से 10 साल तक के ड्यूरेशन के लिए जो बजट बनाया जाता है उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म बजट। दूसरा आता है शॉर्ट टर्म बजट, यानी वो बजट जो डिजाइन किया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर टू 5 ईयर, 1 साल से 5 साल तक के ड्यूरेशन के लिए जो बजट बनता है ना उसे शॉर्ट टर्म बजट कहते हैं। उसके बाद जो तीसरा बजट आता है दैट इज करंट बजट। करंट बजट बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाया जाता है, जैसे 1 महीने या 1 क्वार्टर के लिए जो बजट बनाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड करंट बजट।
ठीक है। फिर चौथा एक और बजट आता है, दैट इज कॉल्ड रोलिंग बजट। रोलिंग या जिसको प्रोग्रेसिव बजट भी कहते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये बजट बनाती है, रोलिंग बजट या प्रोग्रेसिव बजट। इसमें क्या होता है, देखिए नाम क्या है, रोलिंग बजट, यानी जो ये बजट है ये रोल होता जाता है। यानी जो पिछला अगर मंथ या पिछला क्वार्टर अगर खत्म हुआ है तो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए वो बजट बनता है। जैसे सपोज करिए बजट जो है इस ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, बजट जो है इस ड्यूरेशन के लिए बना, ठीक है। फिर ये जो है एक पर्टिकुलर मंथ था, तो ये जब मंथ ओवर हो जाता है तो बजट नेक्स्ट 1 मंथ के लिए और नया बजट प्रिपेयर हो जाता है। तो अब यानी बजट जो है वो कहाँ से कहाँ तक हो गया, वो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, इस ड्यूरेशन तक हो गया। तो ये बजट क्या है, रोल होता जाता है, तो इसको कहते हैं रोलिंग बजट। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, अ न्यू बजट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द एंड ऑफ ईच मंथ या क्वार्टर। यानी जब भी कोई मंथ या क्वार्टर एंड होता है तो आगे के ड्यूरेशन के लिए नया बजट बन जाता है, ठीक है, फॉर अ फुल ईयर अहेड, पूरे अगले 1 साल के लिए बन जाता है। तो ये बजट रोल होता जाता है आगे की तरफ या प्रोग्रेस होता जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव या रोलिंग बजट, राइट। और अगर हम बजट को फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड करें तो दो टाइप के बजट होते हैं, एक होता है फिक्स बजट और एक होता है फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, फिक्स बजट यानी वो बजट जो फिक्स्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बनाया जाता है, ठीक है, वो बजट जो फिक्स लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बनाया जाता है, विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। यानी वो बजट जो चेंज नहीं होता है विद चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी, उसको कहा जाता है फिक्स बजट। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए कंपनी ने जो प्रोडक्शन बजट बनाया, ठीक है, और कंपनी ने प्रोडक्शन बजट में ये प्लान किया कि कंपनी करेगी प्रोडक्शन कितने का, 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करेगी, ठीक है, ये प्लानिंग की। अब इस प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है, कितना लेबर रिक्वायर्ड है, कितना ओवरहेड का खर्चा आएगा, ये कंपनी ने एस्टिमेट किया, ठीक है। तो दिस इज प्रोडक्शन बजट और ये एक फिक्स्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी, ये 1000 यूनिट के लिए हम बना रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, ये होगा फिक्स बजट। लेकिन अगर इसी में हम ऐड कर दें कि कंपनी ने प्लान किया है कि अगर 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है तब खर्चे ये आएंगे, और अगर 1200 यूनिट का प्रोडक्शन कंपनी प्लान कर रही है तब एक्सपेंसेस कितने आएंगे, ठीक है, और कंपनी अगर 900 यूनिट का प्रोडक्शन करती है तब खर्चे कितने आएंगे। तो इस टाइप से जो बजट हो, जो डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी, एक ही बजट में डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी के फिगर आप दिखाएं, तो इस टाइप के बजट को कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल बजट इज दैट बजट विच इज प्रिपेयर्ड, विच इज डिजाइन फॉर एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर भले ही लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज हो जाए, कंपनी चाहे 1000 यूनिट प्रोड्यूस करे तो फिगर्स ये होंगे, 1200 यूनिट प्रोड्यूस करे तो फिगर्स ये होंगे, 900 यूनिट प्रोड्यूस करे तो फिगर्स ये होंगे, ठीक है। तो एक ही बजट में आपको डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए फिगर अगर आप एस्टिमेट कर पाते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। और एक लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए होगा तो वो है फिक्स बजट, राइट। अब चलिए आ जाते हैं फंक्शनल बजट्स देखते हैं। यानी फंक्शन के बेसिस पे जब हम बजट को डिवाइड करेंगे तो हमें 11 टाइप के 11 बेसिक बजट होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शनल बजट। तो फंक्शनल बजट में सबसे पहला जो बजट आता है दैट इज सेल्स बजट। सेल्स बजट, अच्छा एक बात और है, ये जितने भी बजट अब मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है, या अभी तक जो मैंने 4 बजट बताए, इनको रटने की कोशिश एकदम मत करिएगा। इन बजट्स में क्या है, जैसा नाम वैसा काम। इन बजट का जैसा नाम है, अगर ये सेल्स बजट है यानी इस बजट में ऑर्गेनाइजेशन डू द प्लानिंग रिगार्डिंग सेल्स। ऑर्गेनाइजेशन इस बजट की हेल्प से सेल्स के रिगार्डिंग प्लान करती है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट ऑर्गेनाइजेशन सेल करेगी, या कितनी वो जो सेल करेगी वो किस वैल्यू के होंगे, कितने वैल्यू के होंगे इन अ पर्टिकुलर फ्यूचर पीरियड। यानी पर्टिकुलर फ्यूचर पीरियड में कंपनी कितने की सेल्स के रिगार्डिंग प्लानिंग कर रही है, ये सेल्स बजट में होता है, ठीक है। तो जैसा नाम होगा ना बजट का, वही उसमें वही उसका फंक्शन होगा, ठीक है, वही उसका काम होगा। तो इसलिए रटिएगा नहीं, अब इसे समझते चलिए। सेल्स बजट क्या होता है, सेल्स बजट एक स्टेटमेंट होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन प्लान करती है रिगार्डिंग सेल्स, सेल्स के रिगार्डिंग प्लान किया जाता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव टर्म में कि ऑर्गेनाइजेशन क्वांटिटेटिव वाइज कितने की सेल करेगी, एंड वैल्यू के टर्म में कितने वैल्यू की सेल करेगी, ठीक है। तो दिस इज सेल्स बजट। बट ये जो सेल्स बजट है ना, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। इसको बनाना बहुत मुश्किल है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट बजट भी है।
अच्छा, मुश्किल चीजें अधिकतर इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो ये जो सेल्स बजट है, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट बजट, ये सबसे डिफिकल्ट बजट है बनाना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। पढ़ाई करना डिफिकल्ट है पर बहुत जरूरी भी है, ठीक है। तो उसी तरीके से सेल्स बजट जो है बहुत इंपॉर्टेंट बजट है, बट बहुत मुश्किल भी है बनाना। ये इंपॉर्टेंट बजट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट बजट इसलिए है क्योंकि अगर सेल्स बजट गलत हो गया, सेल्स बजट में जो फोरकास्टिंग की है वो अगर गलत हो गए, सेल्स के फिगर अगर इनकरेक्ट हो गए, तो बाकी जितने भी बजट अभी मैं आगे चल के बताऊंगी वो सारे बजट इफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उन बजट पे इम्पैक्ट पड़ेगा और वो सारे बजट गलत हो जाएंगे अगर सेल्स बजट गलत हो गया तो, ठीक है। और ये जो बजट है डिफिकल्ट भी है, मुश्किल है बनाना। क्यों मुश्किल है बनाना? क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द कंज्यूमर डिमांड। सेल्स को प्रिडिक्ट करना, ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंज्यूमर डिमांड को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। कंपनी के लिए बहुत मुश्किल है ये जज करना कि हमारा कितना सामान अगले साल, हमारा कितना सामान बिकेगा, कितना हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा, ये पहले से प्रिडिक्ट करना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर की प्रेफरेंस, कंज्यूमर की डिमांड जो है वो चेंज होती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। और स्पेशली अगर कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया है, तो वो नया प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, बिकेगा कि नहीं बिकेगा, कंज्यूमर को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, इसके रिगार्डिंग पहले से प्रोडिक्शन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो सेल्स बजट सबसे पहला जो बजट बनाया जाता है दैट इज सेल्स बजट, और ये सेल्स बजट सबसे इंपॉर्टेंट बजट भी है और सबसे डिफिकल्ट बजट भी है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों डिफिकल्ट है मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि जब सेल्स बजट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है तो किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रख के सेल्स बजट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर जिसे ध्यान में रखा जाता है दैट इज पास्ट सेल, यानी पिछले कुछ सालों में सेल क्या रही है ऑर्गेनाइजेशन की, ट्रेंड क्या रहा है सेल का, सीजनल फ्लक्चुएशन, ठीक है, या कोई साइक्लिक फ्लक्चुएशन रहे हैं सेल्स में, तो वो सब एनालाइज किए जाते हैं जब सेल्स बजट बनाया जाता है तो, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है? रिपोर्ट्स बाय सेल्समैन। जो सेल्समैन होते हैं, सेल्समैन इज अ पर्सन हु कम इन अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंज्यूमर या कस्टमर। ये जो सेल्समैन है ये वो पर्सन होते हैं जो मार्केट में रहते हैं, और ये वो पर्सन है जो कस्टमर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। तो ये जो सेल्समैन होते हैं ना, दे कैन बेटर प्रिडिक्ट, ये बेटर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा कंपनी का सामान कितना मार्केट में बिकेगा, ठीक है। तो सेल्स बजट बनाने से पहले सेल्समैन से भी रिपोर्ट ली जाती है, इसमें वो डिटेल्ड एस्टिमेट करते हैं कि कंपनी का कितना सामान अगले फ्यूचर पीरियड में बिक सकता है, ठीक है। तो इस फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाता है जब सेल्स बजट बनाया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है इज द कंपनीज कंडीशन। कंपनी की कंडीशन मतलब कंपनी की पॉलिसी, कंपनी की कोई पॉलिसी में चेंज तो नहीं हो रहा है, कंपनी के मेथड्स में कोई चेंज तो नहीं हो रहा है, तो ये सारे फैक्टर भी कंसीडर किए जाते हैं जब सेल्स बजट बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कंपनी ने अगर कुछ एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करने का सोचा है एडवर्टाइजमेंट पे एक्स्ट्रा खर्चा करने का सोचा है, ठीक है, या कंपनी ने अगर कोई न्यू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर ओपन करने का सोचा है, या कंपनी ने अगर कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने का सोचा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कंसीडर की जाती हैं सेल्स बजट बनाते समय, क्योंकि इन फैक्टर्स का क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा ना सेल्स पे। अगर कंपनी एडवर्टाइजमेंट पे अब ज्यादा स्पेंड करेगी तो सेल्स पे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन का एक और चैनल खोल दे तो सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर कम कर दे, डिस्ट्रीब्यूशन का एक चैनल कम कर दे तो भी तो सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कंपनी की क्या पॉलिसी है, क्या मेथड है, इसको भी ध्यान में रखा जाता है जब सेल्स बजट बनाया जाता है। नेक्स्ट है बिजनेस कंडीशन। बिजनेस कंडीशन मतलब इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। जो भी बिजनेस जिस इकोनॉमिक कंडीशन में वर्क कर रहा है, ठीक है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है जब सेल्स बजट बनाया जाता है। जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी क्या पॉलिसी है, कॉम्पिटिटर्स की कुछ इंफॉर्मेशन, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, उनकी क्या पॉलिसी है, उनके क्या मेथड है, उन सबको भी कंसीडर किया जाता है जब सेल्स बजट बनाया जाता है। नेक्स्ट इज मार्केट एनालिसिस। कुछ कंपनीज मार्केट एनालिसिस और रिसर्च भी करती हैं डिमांड जानने के लिए, कि प्रोडक्ट की मार्केट में क्या डिमांड होगी, इसके लिए कंपनीज मार्केट एनालिसिस करती हैं, रिसर्च करती हैं। तो इस फैक्टर को भी कंसीडर किया जाता है सेल्स बजट बनाते टाइम, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा बजट,
अभी हमें 11 बजट और पढ़ने हैं, अभी हम दूसरे बजट पे पहुंचे हैं। तो दूसरा बजट है प्रोडक्शन बजट। नाम से ही समझ में आ रहा है प्रोडक्शन बजट, यानी इस बजट में वी डू द प्लानिंग फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें प्रोडक्शन के रिगार्डिंग प्लानिंग की जाती है। प्लान फॉर प्रोडक्शन फॉर बजटेड पीरियड, यानी आगे जो फ्यूचर बजटेड पीरियड है इसके लिए प्लानिंग की जाती है। ठीक है, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग प्लानिंग की जाती है। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ यूनिट का कंपनी प्रोडक्शन करने का एस्टिमेट कर रही है नेक्स्ट मतलब बजटेड पीरियड में, आगे आने वाले बजटेड पीरियड में कितने यूनिट का प्रोडक्शन करने का सोच रही है। ठीक है, एंड दिस ये जो प्रोडक्शन बजट है दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये इनिशियल स्टेप होता है इन बजटिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको प्लान करने के लिए उसको प्लान करने में सबसे जो पहला स्टेप, सबसे इनिशियल स्टेप जो होता है दैट इज प्रोडक्शन बजट। क्योंकि सबसे पहले तो ये डिसाइड किया जाएगा ना कि कंपनी प्रोडक्शन कितने यूनिट का करेगी। उसके बाद कंपनी डिसाइड करती है कि रॉ मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, इनडायरेक्ट खर्चे कितने होंगे, परचेजिंग कितनी करनी पड़ेगी। वो सारी बातें तो बाद में डिसाइड होती है ना मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। पहले तो ये डिसाइड कंपनी करेगी कि हम प्रोडक्शन कितने यूनिट का करेंगे। अगर 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तो फिर कितना परचेज, मटेरियल, लेबर, ये सब फिर वेरी कर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में प्रोडक्शन बजट बनाना, क्योंकि इसमें डिसाइड करती है कंपनी कि कितने यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से रिलेटेड 3 और बजट हैं। देयर आर 3 मोर बजट विच इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। कौन कौन से बजट हैं? एक है रॉ मटेरियल बजट। ठीक है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। दूसरा है लेबर बजट। ठीक है, तीसरा है प्रोडक्शन ओवरहेड बजट। तो ये 3 और बजट हैं जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। सबसे पहला बजट कौन सा रिलेटेड है? प्रोडक्शन बजट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ध्यान में रखने होते हैं जब कंपनी प्रोडक्शन बजट बनाती है। तो सबसे पहला फैक्टर कंपनी जिसे ध्यान में रखती है दैट इज सेल्स बजट। सेल्स बजट को ध्यान में रख के प्रोडक्शन करती है। देखिए, कंपनी ने अगर डिसाइड किया है कि हम 1000 यूनिट की सेल करेंगे, ठीक है, तो अगर सेल 1000 यूनिट की करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग तो प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 1000 यूनिट तो प्रोड्यूस करने चाहिए ना, तभी तो सेल 1000 यूनिट की कर पाएंगे। तो प्रोडक्शन बजट बनाते समय सेल्स बजट को ध्यान में रखा जाता है कि सेल्स बजट में कितना एस्टिमेट किया गया है, कंपनी ने अपना टारगेट क्या फिक्स किया है, कितने यूनिट का सेल करने का सोच रही है। अगर सेल 1000 यूनिट की करनी है तो प्रोडक्शन इससे ज्यादा यूनिट की करनी पड़ेगी, इससे कम यूनिट की तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो सेल्स बजट को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज इन्वेंट्री पॉलिसी। अगला जो फैक्टर है जो ध्यान में रखा जाता है दैट इज इन्वेंट्री पॉलिसी। जो प्रोडक्शन बजट है उसको बनाते समय इन्वेंट्री पॉलिसी भी ध्यान में रखी जाती है, यानी मैनेजमेंट क्या क्या डिसीजन है रिगार्डिंग कितनी क्वांटिटी जरूरी है टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट। ठीक है, इन्वेंट्री पॉलिसी क्या है कंपनी की, कंपनी कितना रॉ मटेरियल होल्ड करना चाहती है अपने पास, ठीक है, ताकि वो जो भी रिक्वायरमेंट है कस्टमर की उसको मीट कर सके। ठीक है, कंपनी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी है, जो प्रोडक्ट है वो पेरिशेबल है, मतलब खराब हो जाने वाले प्रोडक्ट हैं कि नहीं है, और जो प्रोडक्शन पीरियड है, जो प्रोडक्शन साइकिल है वो कितनी लेंदी है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखी जाती हैं जब प्रोडक्शन बजट बनाया जाता है। तो ठीक है, अगला जो फैक्टर है जो प्रोडक्शन बजट बनाते समय ध्यान में रखते हैं दैट इज प्रोडक्शन कैपेसिटी। यानी कैपेसिटी मतलब क्षमता, ऑर्गेनाइजेशन की मतलब जो फैक्ट्री है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, कितने यूनिट का प्रोडक्शन कर सकती है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग तो प्रोडक्शन किया जाएगा ना। और अगर उतनी कैपेसिटी नहीं है, सेल्स का टारगेट ले लिया 1000 यूनिट और फैक्ट्री की इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? तो शायद कुछ मशीनरी रेंट पे लेनी पड़ेगी, या जैसे भी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी ध्यान में रखा जाता है कि फैक्ट्री में कितने यूनिट का प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखा जाता है जब प्रोडक्शन बजट डिसाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज मैनेजमेंट पॉलिसी, यानी मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है, ठीक है, वो भी प्रोडक्शन बजट के रिगार्डिंग जो मैनेजमेंट की पॉलिसी है वो भी ध्यान में रखी जाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए जो मैनेजमेंट है उसने डिसाइड किया है कि सपोज करिए कोई रॉ मटेरियल है, कोई कंपोनेंट है, जो मेन प्रोडक्ट का कोई कंपोनेंट है, कंपनी ने डिसाइड किया है कि उसको हम अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, उसको हम बाहर से बाय करेंगे। ठीक है,
कोई कंपोनेंट है जो मेन प्रोडक्ट में लग रहा है, ठीक है, उसको हम मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, उसको हम बाहर से बाय करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या है, प्रोडक्शन बजट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट शायद अब ज्यादा प्रोड्यूस की, अगर बाहर से अब बाय कर लिया जाएगा तो हमारा टाइम सेव होगा, यानी नंबर ऑफ जो यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अब ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप की मैनेजमेंट जो पॉलिसीज है ना, उसको भी ध्यान में रखा जाता है जब प्रोडक्शन बजट कंपनी डिजाइन करती है, तो ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो तीसरा बजट है दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट क्या है? दिस बजट एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इस बजट की हेल्प से एस्टिमेट किया जाता है कि प्रोडक्शन में खर्चा कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगा। देखिए नाम क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, यानी कॉस्ट कितनी इनकर होगी, खर्चा कितना आएगा प्रोडक्शन में, ठीक है, ये एस्टिमेट किया जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट में। इससे पहले जो हमने प्रोडक्शन बजट पढ़ा था, ठीक है, प्रोडक्शन बजट शोज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, कितने यूनिट, ठीक है, क्वांटिटी के टर्म में कितने यूनिट का प्रोडक्शन किया जाएगा वो प्लान किया जाता है प्रोडक्शन बजट में, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट होता है, ठीक है, इसमें क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को हम एक्सप्रेस करते हैं खर्चे के टर्म में, इन टर्म ऑफ कॉस्ट, मॉनिटरी टर्म में इसमें शो किया जाता है। ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है इसमें क्वांटिटी को मॉनिटरी टर्म में शो किया जाता है, जबकि इससे पहला जो प्रोडक्शन बजट पढ़ा था वहां पे केवल क्वांटिटेटिव टर्म में, यानी कितने यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे उसके रिगार्डिंग प्लानिंग होती थी। लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट बजट में उस प्रोडक्शन करने में खर्चा कितना आएगा, मॉनिटरी टर्म में इसमें एक्सप्रेस किया जाता है। तो दिस इज प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। और ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है ये किस पे बेस्ड है, किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्शन कॉस्ट बजट डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन कितना होगा, यानी प्रोडक्शन बजट पे डिपेंड करता है। मटेरियल का खर्चा कितना आएगा, यानी मटेरियल कॉस्ट बजट पे डिपेंड करता है। लेबर का खर्चा कितना आएगा, यानी लेबर कॉस्ट बजट पे डिपेंड करता है। एंड फैक्ट्री ओवरहेड, एंड फैक्ट्री ओवरहेड बजट, यानी फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे। ओवरहेड मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे कितने होंगे उस पर डिपेंड करता है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट इन 4 बजट्स पे डिपेंड करता है, राइट। चलिए अगला जो चौथा बजट है दैट इज रॉ मटेरियल बजट। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, रॉ मटेरियल बजट यानी ये बजट जो है शो करता है एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ ऑल द रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट विच इज नीडेड फॉर प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन करने के लिए कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, कितने क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, ये इस बजट में प्लान किया जाता है, ठीक है। नाम क्या है, रॉ मटेरियल बजट, यानी कितना क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल लगेगा प्रोडक्शन करने के लिए, ये इसमें एस्टिमेट किया जाता है। अब इस बजट को बनाने का पर्पस क्या है, ये जो रॉ मटेरियल बजट है क्यों बनाया जाता है? सबसे पहला पर्पस क्या है, ये रॉ मटेरियल बजट ये हेल्प करता है परचेजिंग डिपार्टमेंट को इन प्लानिंग द परचेज। परचेजिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो अपनी परचेजिंग प्लान कर पाता है अकॉर्डिंग टू दिस बजट, रॉ मटेरियल बजट के अकॉर्डिंग प्लान कर पाता है, ठीक है, क्योंकि इससे परचेजिंग डिपार्टमेंट को आइडिया लग पाता है कि कितना रॉ मटेरियल बाय करना है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है, इट हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ परचेज बजट, ये परचेज बजट बनाने में, ये जो रॉ मटेरियल बजट है ये परचेज बजट बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंस क्या है, इट प्रोवाइड द डेटा फॉर रॉ मटेरियल कंट्रोल, ये जो रॉ मटेरियल बजट है ये रॉ मटेरियल कंट्रोल के लिए डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है, रॉ मटेरियल की वेस्टेज ना हो, रॉ मटेरियल कंट्रोल हो सके, ठीक है, तो उसके लिए डेटा प्रोवाइड करता है। तो ये 3 पर्पस हैं रॉ मटेरियल बजट बनाने के, राइट। अब एक खास बात है, जो रॉ मटेरियल बजट है दिस बेसिकली डील्स विद डायरेक्ट मटेरियल ओनली, ये जो रॉ मटेरियल बजट है इसमें हम डायरेक्ट मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है, कितना एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल चाहिए, यानी डायरेक्ट रॉ मटेरियल चाहिए, उसको रिकॉर्ड करते हैं, उससे डील करते हैं। जबकि अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी ओवरहेड कॉस्ट बजट। ओवरहेड मतलब होता है इनडायरेक्ट खर्चे, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, चाहे वो मटेरियल के हों, लेबर के हों, एक्सपेंसेस के हों। तो ये जो ओवरहेड कॉस्ट बजट है दिस बेसिकली डील विद इनडायरेक्ट मटेरियल एंड सप्लाईज। अगर इनडायरेक्ट मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है, सप्लाईज कितनी रिक्वायर्ड है, तो वो किस में हम एस्टिमेट करते हैं, ओवरहेड कॉस्ट बजट में। लेकिन अगर डायरेक्ट मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है तो वो किस में हम एस्टिमेट करते हैं, रॉ मटेरियल बजट में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक। रॉ मटेरियल बजट यानी डायरेक्ट मटेरियल, ओवरहेड कॉस्ट बजट मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक। चलिए आ जाते हैं अपने 5वें बजट पे दैट इज परचेज बजट। नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम क्या है, परचेज बजट, यानी दिस बजट प्रोवाइड्स द डिटेल ऑफ द परचेज,
यानी इस बजट से हमें डिटेल मिलती है, फोरकास्टिंग करते हैं कि परचेजिंग किन किन आइटम्स की करनी है, ठीक है, और उसका खर्चा वगैरह क्या आएगा, इसके बारे में पूरी डिटेल हमें परचेज बजट से मिलती है। तो परचेज बजट प्रोवाइड्स डिटेल ऑफ द परचेजेस। इससे परचेज बजट से हमें परचेजेस की डिटेल पता चलती है जो ऑर्गेनाइजेशन प्लान करती है ड्यूरिंग द पीरियड, यानी ड्यूरिंग द फ्यूचर पीरियड टू मीट द नीड ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन किन किन आइटम का कितना कितना परचेजिंग करेगी, इसके बारे में डिटेलिंग हमें परचेज बजट से मिलती है। ठीक, परचेज बजट के बारे में एक खास बात है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कॉस्ट सेविंग। अगर परचेजिंग ढंग से की जाए, इफिशिएंटली की जाए, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे कॉस्ट सेव की जा सकती है। और कॉस्ट सेव करना मतलब प्रॉफिट बढ़ाना, ठीक है, जितनी कॉस्ट कम उतना प्रॉफिट ज्यादा। तो ये जो परचेज बजट है ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर इफिशिएंटली परचेजिंग की जाए, ठीक है, सोच समझ के की जाए, प्रॉपर निगोशिएशन के साथ की जाए, तो ये एक कॉस्ट को सेव करने का इंपॉर्टेंट एरिया है। और परचेज बजट कौन बनाता है? परचेज मैनेजर बनाता है, ठीक है। और ये जो परचेज बजट है ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है quantity of each type of raw material and other material to be purchased। परचेज बजट से हमें डिटेल मिलती है कि जो रॉ मटेरियल बाय करने हैं उनकी क्वांटिटी क्या होगी, उनका टाइप क्या होगा, किस टाइप के रॉ मटेरियल बाय किए जाएंगे, उनकी क्वांटिटी क्या होगी, ठीक है, या कोई दूसरे आइटम जो बाय किए जाएंगे उनके बारे में डिटेल मिलती है। दिस इज द फर्स्ट इंडिकेटर इन फर्स्ट इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन परचेज बजट से मिलती है, दैट इज टाइमिंग ऑफ परचेज। किस टाइम परचेज किया जाएगा इसके बारे में डिटेल मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट जो तीसरी इंफॉर्मेशन परचेज बजट से मिलती है दैट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज। जो भी मटेरियल परचेज किया जाएगा इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आएगी, इसमें खर्चा कितना आएगा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें परचेज बजट से मिलती है, राइट। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो ध्यान में रखे जाते हैं जब परचेज बजट बनाया जाता है। सबसे पहला फैक्टर जो ध्यान में रखा जाता है दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक टू बी मेंटेन। यानी ऑर्गेनाइजेशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग तो समझ रहे हैं ना, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में कितना स्टॉक है और फाइनेंशियल ईयर के एंड में कितना स्टॉक है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कितना स्टॉक मेंटेन करना चाहती है, ठीक है, तो उसको ध्यान में रख के परचेजिंग की जाती है। बहुत ज्यादा परचेजिंग भी नहीं की जाती, बहुत कम भी नहीं की जाती, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑर्गेनाइजेशन कितना मेंटेन करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग परचेजिंग की जाती है। तो परचेज बजट बनाते समय ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक कितना मेंटेन करना है, ठीक है, उसको ध्यान में रख के परचेज बजट बनाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इज मैक्सिमम एंड मिनिमम स्टॉक लेवल। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैक्सिमम कितना स्टॉक मेंटेन कर सकता है या करना चाहता है, और दूसरा क्या, मिनिमम स्टॉक कितना मेंटेन करने की पॉलिसी है ऑर्गेनाइजेशन में, इस बात को भी ध्यान में रख के परचेज बजट बनाया जाता है। ये जो मिनिमम स्टॉक है, मैक्सिमम स्टॉक है, ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ जब मैं मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, जब मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ाया था, तब मैंने ये मिनिमम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक, ईओक्यू, ईओक्यू इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन मिनिमम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक कितना क्वांटिटी मेंटेन करना चाहता है, तो इसको भी ध्यान में रखा जाता है जब परचेजिंग की जाती है, परचेज बजट बनाया जाता है। तीसरा जो फैक्टर है दैट इज ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इस पे मैंने इवन एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईओक्यू, ठीक है। तो ईओक्यू क्या होता है, वो क्वांटिटी, ठीक है, ईओक्यू क्या है, वो क्वांटिटी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर करते समय वो क्वांटिटी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्डर करनी चाहिए, ताकि एक बार में वो क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए ताकि कंपनी को इकोनॉमिकल पड़े, सस्ता पड़े, टोटल कॉस्ट मिनिमम आए, दैट इज कॉल्ड ईओक्यू। ईओक्यू क्या है, इकोनॉमिकल ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी वो ऑर्डर साइज एक बार में उतने यूनिट का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन को क्या पड़े, इकोनॉमिकल पड़े, दैट इज ईओक्यू। तो ईओक्यू को भी ध्यान में रखा जाता है जब कंपनी परचेज बजट बनाती है, तो राइट। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कितना पैसा है, उसी के अकॉर्डिंग तो परचेज बजट बनाएंगे। फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग ही बनाया जाएगा। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है फाइनेंशियल रिसोर्स अवेलेबल। तो ये चार फैक्टर हैं जो कंसीडर किए जाते हैं जब परचेज बजट बनाया जाता है। चलिए आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने सोचा इसे इंक्लूड करूं क्योंकि अधिकतर बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। एक होता है परचेज बजट, हमने पढ़ लिया, एक है रॉ मटेरियल बजट,
दोनों ही बजट हमने पढ़ लिए, ठीक है, बट देयर इज अ डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू बजट। ये जो परचेज बजट है ना, ठीक है, ये जो इनमें दो डिफरेंस है, ठीक है। जो परचेज बजट है इसमें हम स्पेसिफाई करते हैं क्वांटिटी एंड रूपी, मॉनिटरी टर्म में और क्वांटिटेटिव टर्म में। जो परचेज बजट है उसमें हम शो करते हैं कि जो रॉ मटेरियल है वो क्वांटिटेटिव टर्म में और मॉनिटरी टर्म यानी कॉस्ट के टर्म में हम एस्टिमेट करते हैं कि रॉ मटेरियल कितने क्वांटिटी में और कितने का खर्चा आएगा रॉ मटेरियल को बाय करने में, ठीक है। तो ये एस्टिमेट किया जाता है परचेज बजट में। लेकिन जो रॉ मटेरियल बजट होता है इसमें केवल हम क्वांटिटी शो करते हैं, इसमें हम केवल क्वांटिटी का एस्टिमेट करते हैं कि जो रॉ मटेरियल है वो कितने क्वांटिटी रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन करने के लिए। तो रॉ मटेरियल बजट में केवल क्वांटिटी के बारे में बात होती है, क्वांटिटी को एस्टिमेट करते हैं, जबकि जो परचेज बजट है इसमें क्वांटिटी और कॉस्ट दोनों को इंक्लूड किया जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है जो परचेज बजट है इसमें डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, फिनिश गुड या कोई सर्विसेज, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। परचेज बजट में हम डायरेक्ट मटेरियल की परचेजिंग कर रहे हैं या इनडायरेक्ट मटेरियल की कर रहे हैं या फिनिश गुड की कर रहे हैं, ठीक है, इन सबको इंक्लूड किया जाता है परचेज बजट में। कुछ भी जो परचेजिंग की जा रही हो उसके बारे में एस्टिमेट किया जाता है। लेकिन जो रॉ मटेरियल बजट है इसमें वी टॉक अबाउट ओनली डायरेक्ट मटेरियल, जो भी डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन के लिए उसके बारे में एस्टिमेट किया जाता है रॉ मटेरियल बजट में, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि ये दोनों बजट सेम है, तो ये दोनों बजट सेम नहीं है, अलग है, इनमें ये दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है तो इसलिए मैंने इसे अलग से इंक्लूड किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो छठा बजट है दैट इज लेबर बजट। लेबर बजट क्या होता है? लेबर नाम से ही समझ में आ रहा है। लेबर बजट में फोरकास्टिंग की जाती है ऑफ लेबर रिक्वायर्ड, यानी प्रोडक्शन करने के लिए कितने लेबर रिक्वायर्ड है, ठीक है, टू मीट द डिमांड ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो डिमांड है, कंपनी की जो प्रोडक्शन की डिमांड है उसको मीट करने के लिए कितने लेबर्स रिक्वायर्ड हैं ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड, ये फोरकास्टिंग की जाती है लेबर बजट में। एंड दिस बजट मस्ट बी लिंक विद, ये बजट किससे लिंक होना चाहिए? ये बजट किससे, किसके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ बनाना चाहिए? प्रोडक्शन बजट के साथ। देखिए जितना प्रोडक्शन करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही तो लेबर रिक्वायर्ड होंगे, कम प्रोडक्शन तो कम लेबर रिक्वायर्ड होंगे, ज्यादा प्रोडक्शन तो ज्यादा लेबर रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो इस बजट, दिस बजट मस्ट बी लिंक विद प्रोडक्शन बजट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, यानी लेबर का खर्चा कितना आएगा ये प्रोडक्शन कॉस्ट बजट में रिकॉर्ड करना होगा ना, ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट के साथ भी इस बजट को लिंक करना जरूरी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताती हूँ ये जो लेबर बजट है, ठीक है, इसका पर्पस क्या है, क्यों बनाया जाता है। तो लेबर बजट जो होता है इट हेल्प इन एस्टिमेटिंग द लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन में लेबर कॉस्ट कितनी आ रही है, लेबर का खर्चा कितना आ रहा है, इसके बारे में एस्टिमेट करने में दिस लेबर बजट हेल्प्स, ठीक है। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इस बजट से हम डिटरमाइन कर सकते हैं डायरेक्ट लेबर रिक्वायर्ड, कितने डायरेक्ट लेबर रिक्वायर्ड है इन टर्म ऑफ लेबर आर एंड इन टर्म ऑफ नंबर, कितने लेबर रिक्वायर्ड हैं, कितने लेबर आर, लेबर को कितने घंटे काम करने की जरूरत है, और वो जो लेबर होंगे वो किस ग्रेड के लेबर होने चाहिए, ठीक है, ताकि प्रोडक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो मीट हो सके। तो यह सारी चीजें एस्टिमेट की जा सकती हैं लेबर कॉस्ट, लेबर बजट से, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है लेबर बजट की कि लेबर बजट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है पर्सनल डिपार्टमेंट को। पर्सनल डिपार्टमेंट मतलब एचआर डिपार्टमेंट को प्रोवाइड किया जाता है। इससे एचआर डिपार्टमेंट अपनी जो रिक्रूटमेंट की जो एक्टिविटी है उसको अकॉर्डिंगली प्लान कर पाती है, क्योंकि अल्टीमेटली एचआर डिपार्टमेंट को ही तो रिक्रूटमेंट करने हैं, लेबर हायर करने हैं, ठीक है। तो ये डेटा फिर लेबर पर्सनल डिपार्टमेंट की हेल्प करता है, इससे पर्सनल डिपार्टमेंट अपनी एक्टिविटी प्लान कर पाता है। अगला जो पर्पस है लेबर बजट का वो ये है कि इससे जो है आइडिया लगता है कि कितनी कैश रिक्वायरमेंट है फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस। इन लेबर को वेजेस भी देनी होंगी, वेजेस के लिए कैश रिक्वायर्ड होगा, तो कितना कैश रिक्वायर्ड है ये एडवांस में इसके रिगार्डिंग प्लानिंग की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ लेबर बजट, राइट। नेक्स्ट जो इसका पर्पस है दैट इज इट हेल्प इन मैनेजरियल कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट को कंट्रोल में रखने में, ठीक है, लेबर कॉस्ट पे प्रॉपर कंट्रोल बना रहे, लेबर कॉस्ट का खर्चा बहुत ज्यादा ना हो, इस पे प्रॉपर कंट्रोल बना रहे, इसके लिए भी लेबर बजट जो है हेल्प करता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंस है, 5 पर्पस है लेबर बजट के, ठीक। चलिए सेवेंथ बजट देखते हैं दैट इज प्रोडक्शन ओवरहेड बजट।
प्रोडक्शन ओवरहेड बजट क्या है? देखिए हमने देखिए प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन मतलब तो समझ रहे हैं, ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो आपने मटेरियल बजट बना लिया, लेबर बजट बना लिया। अब अगला जो लॉजिकल स्टेप है कि अगला बजट कौन सा बनना चाहिए, तो वो क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड बजट, ठीक है। अब प्रोडक्शन में इनडायरेक्ट खर्चे कौन से आएंगे? डायरेक्ट खर्चों से रिलेटेड तो बजट आपने बना लिया, आपने मटेरियल बजट बना लिया, लेबर बजट बना लिया, बट अब क्या है? इनडायरेक्ट खर्चे कौन से आएंगे प्रोडक्शन में? तो उसके लिए कौन सा बजट बनाना होगा? प्रोडक्शन ओवरहेड बजट, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड बजट में फोरकास्टिंग की जाती है ऑफ ऑल द प्रोडक्शन ओवरहेड, यानी क्या क्या प्रोडक्शन में इनडायरेक्ट खर्चे कौन कौन से आएंगे, इसके रिगार्डिंग फोरकास्टिंग की जाती है, ठीक है। इसमें जो ओवरहेड्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और सेमी वेरिएबल ओवरहेड, यानी इनडायरेक्ट खर्चे कौन कौन से आएंगे ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड, इसके रिगार्डिंग फोरकास्टिंग की जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हर डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं फैक्ट्री में, वो सब अपने ओवरहेड बजट बनाते हैं, वो सब अपने इनडायरेक्ट क्या क्या खर्चे आएंगे उसके लिए बजट बनाते हैं, ठीक है। तो दिस इज प्रोडक्शन ओवरहेड बजट। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कंसीडर करना चाहिए प्रोडक्शन ओवरहेड बजट बनाते समय। सबसे पहला है कि क्लासिफिकेशन, प्रोडक्शन ओवरहेड बजट बनाते समय जितने भी ओवरहेड के खर्चे हैं इन्हें क्लासिफाई किया जाता है फिक्स्ड और वेरिएबल एलिमेंट में, ठीक है। दूसरा फैक्टर जिसे कंसीडर किया जाता है इज द लेवल ऑफ एक्टिविटी। लेवल ऑफ एक्टिविटी मतलब कितने यूनिट का प्रोडक्शन करना है, उसके बेसिस पे हो गए ना इनडायरेक्ट खर्चे। जितने ज्यादा यूनिट का प्रोडक्शन करना होगा उतना ज्यादा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, जितने कम यूनिट का प्रोडक्शन करना होगा उतने कम खर्चे आएंगे। तो लेवल ऑफ एक्टिविटी को ध्यान में रखा जाता है। तीसरा है मैनेजमेंट की पॉलिसी क्या है रिगार्डिंग मैटर्स लाइक ओवर टाइम वर्क, ओवर टाइम वर्क, ठीक है। नंबर ऑफ शिफ्ट कितने काम करना है, डेप्रिसिएशन क्या है, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ हैंड लेबर बाय मशीन। तो इन सब फैक्टर्स, इन सब मैटर के रिगार्डिंग टॉप मैनेजमेंट की क्या पॉलिसी है ये भी कंसीडर किया जाता है ओवरहेड बजट बनाते समय, ठीक है। क्योंकि इन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो वेरी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो फैक्टर है जिसे कंसीडर किया जाता है दैट इज इंडिविजुअल आइटम ऑफ कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट, ठीक है। यानी पास्ट के जो फिगर्स हैं, पिछले 5 साल 10 साल में ये जो ओवरहेड के जो खर्चे थे वो कितने आए, किस आइटम का कितना खर्चा आया, ये कंसीडर किया जाता है ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड बजट बनाते समय, राइट। तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कंसीडर किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें बजट पे दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट। नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी इस बजट में फोरकास्टिंग की जाती है, प्लानिंग की जाती है रिगार्डिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जो प्रोडक्ट है उसके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कितना खर्चा आएगा इसके बारे में एस्टिमेशन किया जाता है इस बजट में। एंड दिस बजट इज क्लोजली रिलेटेड टू, ये बजट किससे रिलेटेड है? सेल्स बजट से रिलेटेड है ना। and the forecast of all the costs related in selling and distribution of the company's product। इस बजट में फोरकास्टिंग की जाती है कि जो कंपनी का प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल कितनी कॉस्ट इनकर होगी, होनी चाहिए, ठीक है, उसके बारे में एस्टिमेट किया जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट में। और एक जनरल रूल है, एक जनरल रूल है कि जो सेल्स बजट है एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट है दिस इज प्रिपेयर्ड साइमल्टेनियसली। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एक खास बात कही जाती है कि जो सेल्स बजट है एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट है इन दोनों को साथ में बनाना चाहिए। क्यों साथ में बनाया जाता है? क्योंकि दोनों का एक दूसरे पे एक डेफिनेट इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए जितना ज्यादा सेल्स का टारगेट रखा है कंपनी ने उतना ज्यादा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा आएगा, या कह लीजिए अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का खर्चा ऑर्गेनाइजेशन ने ज्यादा या कम रखा है तो उसी के अकॉर्डिंग सेल्स पे इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो दोनों का एक दूसरे पे एक डेफिनेट इम्पैक्ट आता है, इसलिए सेल्स बजट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट, ये दोनों बजट साथ में बनाए जाते हैं, ये एक जनरल रूल है। और ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट है कौन बनाता है? ये सेल्स मैनेजर बनाता है। सेल्स मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल है इस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट के लिए, राइट।
चलिए अगला जो 9th बजट है, बहुत सारे बजट हमने डिस्कस कर लिए। अगला जो 9th बजट है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट, नाम से समझ में आ रहा है। इस बजट में फोरकास्टिंग की जाती है ऑफ ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, जैसे डायरेक्टर की फी, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी, ऑफिस की लाइटिंग, हीटिंग, एयर कंडीशनिंग, ठीक है, इन इस टाइप के जो खर्चे हैं इसके बारे में एस्टिमेशन किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट में, राइट। ये वीडियो बहुत लेंदी होने वाला है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां 10th जो बजट है दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। कैपिटल एक्सपेंडिचर नाम से ही समझ में आ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में फोरकास्टिंग की जाती है रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर ऑन ऑल द फिक्स एसेट, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फिक्स एसेट्स हैं, ठीक है, या कोई फिक्स एसेट पे अभी ऑर्गेनाइजेशन कुछ खर्चा करने वाली है, ठीक है, एक्सपेंडिचर करने वाली है, उसके रिगार्डिंग इसमें फोरकास्टिंग की जाती है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई न्यू बिल्डिंग परचेज करने वाली है, मशीनरी परचेज करने वाली है, लैंड परचेज करने का सोच रही है, या अगले नेक्स्ट बजटेड पीरियड में परचेज कर सकती है, तो उसके रिगार्डिंग इसमें फोरकास्टिंग की जाती है, ठीक है। या कोई इंटेंजिबल आइटम बाय करने का सोच रही है, उस पर खर्चा करने का सोच रही है, जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, तो उसमें कितना एक्सपेंडिचर हो सकता है उसके बारे में एस्टिमेशन किया जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा 11th बजट दैट इज कैश बजट। अच्छा, अब मैं सोच रही हूँ ना कि ये जो टॉपिक है कैश बजट, इसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करती हूँ, क्योंकि ये जो लेक्चर है वो ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है, और ये जो कैश बजट है इसे हमें थोड़ा डिटेल में भी पढ़ना है, क्योंकि कैश बजट में मैं आपको बताऊंगी मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग दिस कैश बजट। कैश बजट को बनाने के हम इसमें मेथड भी डिस्कस करेंगे। 3 मेथड्स होते हैं जिनसे कैश बजट बनाया जाता है, तो हमें थोड़ा ये डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए मैं ये कैश बजट नेक्स्ट लेक्चर में कवर करती हूँ, ठीक है, और मैं ये जो लेक्चर है मैं यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ, ठीक है। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। और अगर ये वीडियो मेरा यूजफुल लगा हो, ठीक है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है। सो थैंक यू एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।